हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये अपना लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इस लेक्चर में अपन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड देयर क्लींजिंग एक्शन इन वाटर पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली एनी सब्सटेंस विच हैज़ क्लींजिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड डिटर्जेंट. In other words, any substance which removes dirt is called a detergent. There are two types of detergents. First is soapy and second one is non-soapy. In everyday language, soapy detergents are called soaps and non-soapy detergents are called synthetic detergents or just detergents. जो सर्फ एक्सेल वगैरह से अपन कपड़े धोते हैं ना, जिस डिटर्जेंट से जो पाउडर आता है अपना, वो बेसिकली सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं जिनको अपन सिंपली डिटर्जेंट्स बोल देते हैं। तो इस टॉपिक की 100% क्लैरिटी के लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं। तो इस टॉपिक के लिए अपने को दो फॉर्मूलाज की नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट जिसको बोलते हैं डिस्प्लेड फार्मूला एंड सेकंड वन इज स्केलेटल फार्मूला। ये दोनों फार्मूला अपन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से इथेन। डिस्प्लेड फार्मूला बेसिकली वो फार्मूला होता है जहाँ पे अपन कंपाउंड के हर एक बॉन्ड को अपन शो करते हैं। जैसे इथेन की बात करें तो इथेन क्या होता है? C2H6, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है और इनके साथ में हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अपन ने सारे के सारे बॉन्ड्स यहाँ पे शो किए हैं। और स्केलेटल फार्मूला के अंदर सिंपली आप क्या करते हो, जैसे दो कार्बन है इस कंपाउंड में, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि ये दो एंड्स पे यहाँ कार्बन लगे हुए हैं और उस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो समझ जाना कि दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ इथेन। इसी तरीके से मान लो प्रोपेन है, तो प्रोपेन में अपने 3 कार्बन होंगे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे। तो अगर प्रोपेन का स्केलेटल फॉर्मूला अपन लिखें तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, तो इसके दो एंड्स पे 2 कार्बन आ गए, अब एक कार्बन और बचा है, तो अपन इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये अपना क्या हुआ? दिस इज स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। अब अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए मैं ले लेता हूँ लेट्स से इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड अपना होता है इस तरीके से, यहाँ पे अपना एच एच जुड़ा है। इथेनोइक एसिड अपने को पता है CH3COOH होता है ना। तो यहाँ पे अपन इसको बना लेंगे। यहाँ पे इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O बनता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे OH अटैच्ड रहता है। अब जब इसका स्केलेटल फॉर्मूला लिखते हैं अपन, तो यहाँ पे ये जो कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन जो चेन है ना, इसको अपन स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा अपन ने यहाँ पे किया था। ये हाइड्रोकार्बन ही तो है, बट ये जो ग्रुप ऑफ हाइड्रो एटम्स हैं ये अपन रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे वहाँ पे किस तरीके से। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये वाला होगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके एंड्स पे कार्बन है और इस कार्बन के यहाँ पे अपना OH जुड़ा हुआ है, इसको इस तरीके से कर देंगे। और इस कार्बन पे अपना डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो जोड़ देते हैं। तो इसको अपन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्लियर है ये बात? चलिए, अब ये जो स्केलेटल फॉर्मूला अपन ने समझा है यहाँ पे, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब अपन सोप्स एंड डिटर्जेंट वाले टॉपिक पे आते हैं। तो अगर यहाँ पे इस सोप मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो देखो यहाँ जिगजैग लाइन दी हुई है। तो अब जिगजैग लाइन से समझ गए ना, बेसिकली क्या है? हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर मान लो यहीं पे अगर कार्बन अपन 5 ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ C5H12, ये हो गया पेंटेन। तो पेंटेन को अपन रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे? स्केलेटल फॉर्मूला से 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो ये जिगजैग जो बना है ना, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब बात करते हैं अपन सोप्स की। सोप्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर सोडियम सॉल्ट Na और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब अपन ने लास्ट लेक्चर में याद हो तो इथेनोइक एसिड के अंदर अपन ने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स पढ़ा था, उस वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो अपने को पता है कि यहाँ पे नीचे देखोगे तो अपने को ईस्टर जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। वो अपन इथेनोइक एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं इथेनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4,
तो यहाँ पे अपना ईस्टर बनता है प्लस H2O बनता है, ठीक है। फिर अपन इस ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो ईस्टर है टूट के वापस अपने को इथेनॉल देगा। प्लस अब सिंस अपन ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे अपने को एल्कोहल तो मिला है, साथ में ये जो ईस्टर बना था किससे बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा वाला, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे ये सोडियम जो है उस इथेनोइक एसिड में जाके यहाँ पे सोडियम इथेनोइड बना देगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस कंपाउंड की बात करें ना तो ये आयोनिक कंपाउंड है। दिस इज CH3COO माइनस Na प्लस, दिस इज सोडियम इथेनोइड। और इस रिएक्शन को अपन सेपोनिफिकेशन बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि ये वाली रिएक्शन अपन सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम लेते हैं। तो ध्यान से देखो ये क्या है, दिस इज सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, क्योंकि इसका ये वाला जो पार्ट है ये अपने को इथेनोइक एसिड से मिला है। तो ये सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। अब सोप्स के अंदर अपन ने बोला कि सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इथेनोइक एसिड था, तो इथेनोइक एसिड में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। पर जो सोप्स होते हैं ना वो लॉन्ग चेन्स होते हैं, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो यहाँ पे 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन की बजाय 18 कार्बन भी हो सकते हैं या 16 कार्बन भी हो सकते हैं। अब देखो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डिफर करती है, वहाँ कार्बन जो है वो डिफर करेंगे अमाउंट के अंदर। बट यहाँ पे अपन 2 कॉमन सोप्स की बात कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी बन जाए आपकी। तो फर्स्ट जो कॉमन सोप होता है अपना दैट इज सोडियम स्टीयरेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C17H35COO नेगेटिव एंड Na प्लस। ये भी अपना सोडियम सॉल्ट है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो थोड़ी देर पहले अपन ने स्केलेटल फॉर्मूला समझा था, तो अगर इस कंपाउंड का अपन स्केलेटल फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे ये वाली अपनी हाइड्रोकार्बन चेन है, बाकी ये वाला नेगेटिव आयन है उसका और ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल है 17 कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन को रिप्रेजेंट करते हुए स्ट्रेट लाइंस बना लेते हैं, जिगजैग। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अब यहाँ पे 17 कार्बन तो अपने आ गए। अब जो ये नेगेटिव आयन है इस मॉलिक्यूल का अपने को कुछ इस तरीके से अटैच करना है। लास्ट जो कार्बन है उससे एक इस तरीके से लाइन बनानी है और यहाँ पे एक ओवल शेप बनाना है। इसके अंदर होगा COO और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा Na पॉजिटिव। क्लियर है बात। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सोप इज सोडियम पाल्मिटेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C15H31COO नेगेटिव Na प्लस। ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं दिए हुए सोप के, है ना, पर ये अपन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाना हो अपने को तो कैसे बनाएंगे, ये अपनी हाइड्रोकार्बन चेन है तो यहाँ पे 15 कार्बन आएंगे, तो यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कार्बन हो गए। और जो लास्ट कार्बन है इसके ऊपर अपनी जो नेगेटिव आयन है इसको बना देते हैं भाई ओवल शेप में, इसके अंदर डाल देंगे COO और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा Na पॉजिटिव। अब NCERT बुक के अंदर अपन ने जो ये ओवल शेप बनाया है इसके अंदर COO नेगेटिव लिखा है ना, उसको उन्होंने ओमिट किया है इस तरीके से। तो सिंपली आपको इस तरीके से एक ओवल बना दिखेगा और सामने Na प्लस दिखेगा कुछ इस तरीके से बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और ये जो सोप के स्ट्रक्चर बने ना, तो सोप का स्ट्रक्चर जो होता है ना दैट इज लाइक टेडपोल स्ट्रक्चर। टेडपोल्स बेसिकली लार्वा होता है जो वाटर के अंदर रहता है ना, ये कीड़े जैसा दिख रहा है ना, इसलिए सोप के स्ट्रक्चर को अपन टेडपोल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब अपन ने कॉमन सोप्स के मॉलिक्यूल्स तो देख लिए किस तरीके से होते हैं, अब इनका क्लींजिंग एक्शन देखते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अपन एक एग्जांपल रख लेते हैं, ऊपर वाला सोडियम स्टीयरेट का, बाकी नीचे वाला मैं रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो सोप का मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 पार्ट है, ये है अपना आयोनिक पार्ट एंड दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन।
अभी जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब ये वाटर को रिपेल करती है, उससे दूर जाती है। सो दिस इज हाइड्रोफोबिक। और वहीं पे जो आयोनिक पार्ट है अपना, दिस इज हाइड्रोफिलिक, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। इस हाइड्रोफोबिक को अपन वाटर रिपेलिंग भी बोल सकते हैं और इसको अपन वाटर अट्रैक्टिंग भी बोल सकते हैं। अब आप क्लास 9 से ही दो वर्ड सुनते हुए आ रहे होगे, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो यहाँ पे ये जो आयोनिक पार्ट है दिस इज पोलर एंड जो हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है दिस इज नॉन पोलर। तो ध्यान रखना है, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर ही मिक्स करते हैं, वहीं पे जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर के अंदर मिक्स करते हैं। तो जो H2O होता है वो भी अपना एक पोलर कंपाउंड होता है। इसलिए आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि आयोनिक पार्ट अपना हाइड्रोफिलिक क्यों होता है, वाटर अट्रैक्टिंग क्यों होता है, क्योंकि अपन ने अभी अभी बात की जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स के अंदर अच्छे से मिक्स करते हैं, वहीं पे नॉन पोलर के अंदर करते हैं बट पोलर के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं करते। इसलिए जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है, मीन्स वाटर रिपेलिंग। क्लियर है ना ये बात? ओके, तो ये तो सारी कहानी अपन ने समझ ली सोप मॉलिक्यूल के। अब समझते हैं कि जब कपड़ा अपन पानी के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो जब अपन डर्टी कपड़ा पानी के अंदर डालते हैं जिसके अंदर सोप मॉलिक्यूल्स हैं तो वहाँ पे वो एक क्लस्टर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखो इसके बीच में ये वाला जो है दिस इज ऑयल और ग्रीस, ठीक है। और इस ग्रीस के साथ में ये जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे अपन ने शो कर रखे हैं ये वाले, इसका जो ये हाइड्रोकार्बन चेन वाले जो साइड है ये क्या करेगी, अटैच कर लेगी इस ग्रीस से और ये 3D स्ट्रक्चर एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। और जो आयोनिक पार्ट है इस सोप मॉलिक्यूल का वो वाटर के साथ अटैच करेगा। तो क्या किया इसने, ग्रीस और ऑयल को ट्रैप कर लिया। और जैसे ही पानी को अपन क्या करते हैं जब कपड़ा धोते हैं तो या तो उसको मारते हैं हाथ से या निचोड़ते हैं, तो उसमें क्या होगा, पानी के साथ में ये जो ऑयल और जो डर्ट ट्रैप्ड थी, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स ने इसको ट्रैप कर रखा है और ये मॉलिक्यूल्स वाटर से अटैच हैं, तो वाटर जब बाहर निकालेंगे अपन तो वाटर के साथ में ये ग्रीस और ऑयल को भी बाहर ले जाता है। और ये जो क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स बना है इनको बोलते हैं दिस इज मिसिल्स, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ मिसिल। क्योंकि अगर ऑयल और डर्ट है तो वहाँ पे अपने को पता है कि इसके अंदर अगर सोप मॉलिक्यूल हैं तो उसके हाइड्रोकार्बन चेन्स उससे क्या करेंगे, अटैच कर जाएंगे और एक ये स्फेरिकल शेप बन जाएगा। और सिंस ये जो इसका आयनिक पार्ट है ये पानी के साथ में अटैच है, जो पानी को अपन क्या करेंगे, निकालेंगे, कपड़े को झटके से निचोड़ते हैं या उसको मारते हैं तो क्या करता है, पानी निकलता है। तो पानी के साथ ये सोप मिसल बाहर निकल जाएगा अपने साथ ऑयल और ग्रीस को लेते हुए। तो अपन ने जो अभी अभी समझा है वही यहाँ पे दिया है, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे अपन ने क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप दिया है वो आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और दे रखी है ना, एट द सरफेस ऑफ वाटर। अब सरफेस ऑफ वाटर जैसे मान लो ये है बकेट, इसके अंदर पानी है तरीके से, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर मान लो इसके सरफेस पे टॉप पार्ट पे इस वाली जगह पे ये जो सोप का मॉलिक्यूल है किस तरीके से रहेगा, क्योंकि अपने को पता है हाइड्रोकार्बन जो चेन है दैट इज हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो तो बाहर की तरफ निकली रहेगी ऐसे, और जो आयनिक पार्ट है वो इस तरीके से रहेगा, ये वाला अपना आयनिक पार्ट है और ये अपनी हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे बाहर निकली रहेगी क्योंकि रिपेल करती है पानी को या हाइड्रोफोबिक है। बट इनसाइड वाटर क्या होगा, जो ऑयल और ग्रीस होगा तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये उससे अटैच हो जाएगा क्योंकि ये उसके साथ में इंटरेक्ट करता है, और जो बाहर आयोनिक पार्ट है वो बेसिकली वाटर के साथ अटैच करेगा इस तरीके। तो इस तरीके से अपने पास में एक क्लस्टर बनेगा और इस क्लस्टर को अपन क्या बोलते हैं, मिसिल। क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मिसिल, ट्रैपिंग डर्ट इनसाइड। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जब बनाता है तो ये ऐसा ही क्यों बनाता है, ये एक दूसरे के साथ में अटैच करके एक दूसरे के साथ में ये प्रेसिपिटेट भी बना सकते हैं भाई, इकट्ठे हो जाएं एक साथ में, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो Na पॉजिटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, सब पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर रहेंगे, ये कोलैप्स नहीं करेंगे। दूसरा जो सोप है वो वाटर के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। ये जो मिसिल्स बने हैं ना ये इतने साइज में लार्ज होते हैं कि जो लाइट अंदर आती है ना उसको स्कैटर कर सकते हैं, तो ये बेसिकली कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। तो ये जो लाइट को स्कैटर करेंगे ना उस स्कैटरिंग के वजह से अपने को जो सोप सॉल्यूशन होता है अपना वो क्लाउडी अपीयर होता है। ठीक है, चलिए तो ये सब अपन ने यहाँ पे बता रखा है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो।
अब जो सोप्स होते हैं उनमें एक दिक्कत होती है, जो सोप्स हैं वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते। हार्ड वाटर बेसिकली क्या होता है, ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सोल्ट्स डिजोल्व हों। तो उस केस में क्या होगा, जो सोप मॉलिक्यूल है अपना, जो कि कुछ इस तरीके से होता है अपना, तो यहाँ पे जो आयनिक एंड है ना, ये जो वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट प्रेजेंट है उनके साथ इंटरेक्ट करने लगेगा। तो सिंस ये सोप मॉलिक्यूल इन सोल्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसकी जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। बेसिकली जब अपन क्लीन करते हैं कपड़े तो वहाँ पे अपना लेदर बनता है, लेदर मतलब झाग बनता है। और झाग क्या है, वो मिसल फॉर्मेशन ही है बेसिकली। बट जब हार्ड वाटर होगा तो वहाँ पे ये हार्ड वाटर के अंदर जो सोल्ट्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके ये अपनी अलग ही रिएक्शन बनाने लगेगा। वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं स्कम। ठीक है, कभी आप अगर गाँव वाँव में गए होगे, वहाँ पे जो कुएं से पानी निकलता है, या अगर हार्ड वाटर है तो वहाँ पे अगर नहाते टाइम आप साबुन लगा रहे हो तो वहाँ पे झाग नहीं बनते हैं, है ना। काफ़ी देर रगड़ोगे उसके बाद झाग बनते हैं। जब तक कि उस वाटर के अंदर जो सॉल्ट हैं वो सारे के सारे इंटरेक्ट ना कर लें इस सोप मॉलिक्यूल्स के साथ, तब तक झाग नहीं बनता। मतलब साबुन ज़्यादा वहाँ पे लगेगा तब झाग आएंगे, तो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है साबुन की। तो अगर सॉफ्ट वाटर है तो सोप इस तरीके से लेदर देता है सॉफ्ट वाटर में, पर अगर वाटर हार्ड है तो इस तरीके का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, जिसको अपन स्कम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही बोला है, द वाटर कंटेनिंग सल्फेट्स, क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। बेसिकली ये सॉल्ट ही हुए ना, सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, या क्लोराइड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, सारे सॉल्ट्स ही हैं किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। इट्स कॉल्ड हार्ड वाटर। Example, water from tube well or hand pump. It is difficult to produce foam by soaps in hard water, so bathing and washing become difficult. After washing, an insoluble substance, that is scum, remains in hard water. This scum or precipitate is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salt. ये अपन ने देखा था अभी। ठीक है, तो सोप्स की इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया डिटर्जेंट्स ने। डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, हार्ड वाटर के अंदर भी लेदर देते हैं, क्लींजिंग एक्शन उसका इंटेक्ट रहता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। तो डिटर्जेंट्स आर बेसिकली दीज आर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर दे रखा है कॉमन डिटर्जेंट्स का। तो ये अपना बेंजीन है, बेंजीन पढ़ा था भाई। साइक्लोहेक्सिन जहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये अपना बेसिकली यहाँ पे दिस इज सल्फाइड आयन। ध्यान रखना है SO3 2-, ये सल्फाइड आयन होता है भाई, सल्फाइड आयन। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स की सोडियम सॉल्ट्स बेसिकली। ठीक है, दूसरा, और द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे देखो ये सल्फेट, ये भी अपना एक मॉलिक्यूल है कॉमन डिटर्जेंट का, जिसको बोलते हैं सोडियम एन डोडिकाइल सल्फेट। ऊपर वाले को बोलते हैं सोडियम एन डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट, विच हैज़ क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। Charged end of these compound do not form insoluble precipitate with calcium and magnesium ion। अपन ने क्या बोला था कि जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर जो सोल्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दैट इज ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। Thus they are also effective in hard water. Uses of detergents to make shampoos and products to clean clothes। तो जो अपने शैम्पूज होते हैं वो भी बेसिकली एक टाइप के डिटर्जेंट ही होते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर में वो इजीली काम करते हैं, शैम्पू में कोई दिक्कत नहीं आती। जब आप हार्ड वाटर में काम लोगे तो वहाँ पे वो लेदर देगा, बट सोप्स में दिक्कत आती है। अब जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनको भी यूज़ करने का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। मतलब अगर इनका वाटर लेक्स या रिवर में चला जाए जिसमें डिटर्जेंट हो उस पानी में, और वो रिवर वाटर या लेक वाटर के साथ मिल जाए, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो उसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो वो उस वाटर को पोल्यूट कर देगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट अपन ने एक क्वेश्चन लिया है जो 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन था, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर बोथ टाइप ऑफ सॉल्ट्स, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन टू, राइट द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, वाई डू सोप्स नॉट फॉर्म लेदर दैट इज फॉर्म विद हार्ड वाटर। तो अपन ने 1 by 1 इसका आंसर लिखा हुआ है, जो अभी अभी पढ़ा था वही अपने को लिखना है। तो डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट क्या होता है, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वहीं पे डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। ये अपन ने देखा था अभी अभी। फैटी एसिड से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अपन लॉन्ग चेन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक ही बात है।
नेक्स्ट पार्ट था राइट द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के लिए पूछा था। तो मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू यूनिक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ए सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन that is non-polar and a short ionic part that is polar containing carboxylate group that is COO negative। तो क्लिंजिंग एक्शन में फर्स्ट जो होता है दैट इज मिसल फॉर्मेशन। द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप मॉलिक्यूल आर हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग and are attracted to oil or grease particles. The ionic ends are hydrophilic, that is water attracting, and remains in water. This arrangement forms a spherical structure called micelle, where the hydrophobic tails are pointed inwards, trapping the dirt, and the hydrophilic heads are on the outer surface facing the water. उसके बाद में होता है इमल्सिफिकेशन। द सोप मिसल इनकैप्सुलेट द ऑयल एंड डर्ट पार्टिकल फॉर्मिंग एन इमल्सन। The ionic heads on the surface of the micelle give it a negative charge which prevents the micelle from clumping together। बताया था कि जो यहाँ पे ये मिसल में बनता है ये एक दूसरे से क्लम्प क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, Na पॉजिटिव रिपेल करेंगे। ठीक है। थर्ड जो स्टेप होता है क्लिंजिंग के अंदर वो होता है वॉशिंग अवे। द नेगेटिवली चार्ज मिसल रिपेल ईच अदर एंड रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। व्हेन द वाटर इज रिंस्ड अवे इट कैरीज द मिसल एंड दस द डर्ट विद इट। तो ये हो गया क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। लास्ट अपने को पूछा व्हाई डू सोप्स नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर। तो अपने को पता है हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। When soap is added to hard water, these metal ions react with the soap molecule, that is sodium salt of fatty acid, to form an insoluble precipitate called scum। sodium salt of fatty acid की जगह आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अपना ये लेक्चर और चैप्टर दोनों फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ में। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।